लगे डेटा कलेक्शन। स्केल्स तक हमने चीजें देख ली थी। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, डेटा कलेक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट ये एक चैप्टर है, स्टेप है, इसमें से क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। कहते हैं द नेक्स्ट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस आफ्टर आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ रिसर्च मेथड्स या रिसर्च इंटेंट्स टू डू इज डायरेक्टिंग ऑन द सिलेक्शन ऑफ डेटा टेक्निक्स। आपने रिसर्च प्रॉब्लम वगैरह हमने डिफाइन कर ली, हमने मुख्तलिफ डेटा कलेक्शन के मेथड्स, मुख्तलिफ वो स्केल्स वगैरह देख लिए जिनके ऊपर डेटा को रन किया जाता है। अब डेटा कलेक्ट किस तरह से करना होता है, यानी किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा आपने कलेक्ट कैसे करना है, ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कहता है द डेटा कलेक्शन टेक्निक इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च में द कलेक्शन टेक्निक इज डिफरेंट, क्वांटिटेटिव रिसर्च में डिफरेंट होती है। देर आर प्रीडोमिनेंटली टू टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन। डेटा के बेसिकली डेटा कलेक्शन के नहीं, डेटा के दो टाइप्स होती हैं। एक को जैसे आपको ऑलरेडी पता होगा, एक को क्या कहते हैं जी, प्राइमरी डाटा, और दूसरे को क्या कहते हैं, सेकेंडरी डाटा। हाँ, सेकेंडरी डाटा। कहता है प्राइमरी डाटा इज, अब प्राइमरी डाटा क्या होता है? प्राइमरी डाटा इज वन अ रिसर्चर कलेक्ट्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन द प्रॉब्लम एट हैंड। अच्छा, जिस एक कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है जिसके लिए डाटा इकट्ठा किया जाता है। सेकेंडरी डाटा are ones that have not been collected for immediate study at hand but for the purpose other than the problem at hand. सेकेंडरी डाटा वो होता है कि जो कि इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा होता, यानी उसका कोई फ्यूचर में कोई पर्पस हो सकता है, इसीलिए जो प्राइमरी डाटा होता है वो इमीडिएट प्रॉब्लम कौन सी होती है? जिस पे आप काम कर रहे होते हैं, जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे होते हैं, जिसको आप फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है जी। सेकेंडरी डाटा कौन सा होता है कि जिसको आप फर्स्ट टाइम कलेक्ट नहीं कर रहे होते, उसका पर्पस इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं होता, उसका मतलब फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग या फ्यूचर में कोई रिसर्च प्रॉब्लम्स को डील करना होता है, इसीलिए उसको सेकेंडरी डाटा कहते हैं। ये सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन होती है, यानी जो ऑलरेडी मौजूद होती है, आप इमीडिएटली उसको कलेक्ट नहीं कर रहे होते। ठीक है जी। अच्छा, बोथ टाइप्स ऑफ डेटा ऑफर स्पेसिफिक एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अच्छा जी, कौन कौन से? सेकेंडरी डाटा ऑफर अ कॉस्ट एंड टाइम इकोनॉमीज टू द रिसर्चर एज दे ऑलरेडी एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स इन द कंपनी और इन द मार्केट। ठीक है, इन पे कास्ट कम लगती है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कहता है अवेलेबल होते हैं, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं कई फॉर्म्स में, कई वेरियस फॉर्म्स के अंदर। ठीक है जी। दूसरा, इट इज फिजिबल फॉर अ फर्म टू कलेक्ट, उसके लिए एक आसान होता है सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करना, क्यों? क्योंकि इट इज ऑलरेडी पब्लिश्ड। फिर तीसरा क्या है? सिंस दे आर कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पसेस इट मे समटाइम्स नॉट फिट परफेक्टली इनटू द प्रॉब्लम डिफाइंड। ये भी जरूरी नहीं होता सेकेंडरी डाटा में कि जो आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जिसको आप एड्रेस करना चाह रहे हैं, उसके लिए ये डाटा यूजफुल है भी कि नहीं। चूंकि ये ऑलरेडी मौजूद होता है, तो वो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम के साथ फिट होता है कि नहीं, इट इज नॉट ऑलवेज गारंटीड। समझ रहे हैं बात? फिर आगे कहता है द ऑब्जेक्टिव्स, नेचर्स एंड मेथड्स यूज्ड टू कलेक्ट द सेकेंडरी डाटा मे नॉट बी अप्रोप्रिएट टू द प्रेजेंट सिचुएशन। ये भी हमने देख लिया कि ये लाजमी नहीं कि सेकेंडरी डाटा जो आप कलेक्ट कर रहे हैं ये अप्रोप्रिएट भी हो आपकी करंट सिचुएशन के लिए, प्रेजेंट सिचुएशन के लिए। आगे मोस्टली सेकेंडरी डाटा हेल्प्स टू, अब ये मदद जरूर करता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में। उसके बाद जी बेटर डिफाइन, एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में, प्रॉब्लम को डिफाइन करने में। एक फिर डेवलप एंड अप्रोच टू द प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करने के लिए किस अप्रोच को हमने फॉलो करना है। फिर फॉर्मुलेट एंड अप्रोप्रिएट रिसर्च डिजाइन बाय आइडेंटिफाइंग द की वेरिएबल्स। रिसर्च डिजाइन और की वेरिएबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है। आंसर सर्टेन रिसर्च क्वेश्चंस एंड फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस।
रिसर्च के क्वेश्चंस के जवाब देने में और मफरूजात हाइपोथेसिस बनाने में भी ये हेल्प करता है। फिर इंटरप्रेट द प्राइमरी डाटा मोर इन डेप्थ। दूसरा सेकेंडरी डाटा की ये भी एक खूबी होती है कि जो प्राइमरी डाटा आप कलेक्ट करते हैं इसको ये मजीद एक्सप्लेन करता है। यानी आप जिस टॉपिक के ऊपर प्राइमरी डाटा इकट्ठा कर रहे हैं उससे रिलेटेड पहले जो रिसर्चेज हुई हुई हैं वो तो सेकेंडरी डाटा बन गई ना, तो वो सेकेंडरी डाटा इसको मजीद वजाहत करता है। ठीक है जी, बात फॉलो कर रहे हैं? ठीक है जी। यस गुड। आगे जी सर। ठीक है जी, आगे सेकेंडरी डाटा थोड़ा सा साथ साथ रहे ना ये, वरना ऑनलाइन क्लास तो फिर ऐसे ही चल जाएगी, आप लोग मुझे पता हो कि सारे इधर ही हैं। सर इधर ही हैं। ये कौन बोल रहा है अभी? हमारा थी। अच्छा चल, दैट्स गुड। सेकेंडरी डाटा, अब secondary data are the data that are in actual existent inaccessible records, already records, accessible records mean जिनको access किया जा सकता है उनमें मौजूद होता है, having been already collected and treated statistically by the persons maintaining the records, और उसके ऊपर statistical treatment भी हुआ होता है, यानी उसके ऊपर analysis statistical test भी लगे होते हैं। In other words, secondary data are the data that have been already collected, presented, tabulated, present भी किया गया होता है उसके tables की शक्ल वगैरह में, treated with necessary statistical techniques, उसके ऊपर मुख्तलिफ statistical techniques लगी होती हैं, and conclusions have been drawn, उसके conclusions उसके नताइज भी अखज़ कर लिए जा चुके होते हैं। Therefore, collecting secondary data doesn't mean doing some original enumeration, but it merely means obtaining data that have already been collected by some agencies, reliable persons, government departments, research workers या dependable organizations, etc. कहता है कि कोई ओरिजिनल एन्यूमरेशन नहीं है, कोई आप ओरिजिनल वर्क नहीं कर रहे, ओरिजिनल किसी चीज को एन्यूमरेट नहीं कर रहे, रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, लेकिन बट इट मियरली मींस, इसका महज क्या मतलब होता है कि वो डाटा कलेक्ट करना जो ऑलरेडी कलेक्ट किया गया होता है, और किन से कलेक्ट किया गया होता है? बाय सम एजेंसीज, मुख्तलिफ फर्म्स के थ्रू, रिलायबल पर्संस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू, रिसर्च वर्कर्स के थ्रू या और ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू ये डाटा ऑलरेडी मौजूद होता है, वेबसाइट्स पे, मैगजीन्स पे, न्यूज़पेपर्स पे, मुख्तलिफ कंपनीज में। ठीक है जी। सेकेंडरी डाटा आर इजीली ऑब्टेनेबल फ्रॉम रिलायबल रिकॉर्ड्स, बुक्स, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, जर्नल्स एटसेट्रा। ठीक है जी, यहाँ से मिल जाता है। फिर क्या कहता है कि व्हेन once primary data have been originally collected, modeled by statisticians or statistical machinery, then it becomes secondary in the hands of all other persons who may be desirous of handling it for their own purpose or studies. अच्छा, अब प्राइमरी डाटा को कहता है वो सेकेंडरी डाटा कब बनता है? वो तब सेकेंडरी डाटा बनता है जब इसको एक दफा ओरिजिनली आप लोगों ने या हमने कलेक्ट किया, उसके बाद इसको मोल्ड किसने किया? स्टेटिस्टिशियंस या रिसर्चर्स उसको मोल्ड करते हैं, मीन उस पर डिफरेंट टेस्ट रन करते हैं तो उसके डिफरेंट नताइज, इसको कहते हैं मोल्डिंग करना डाटे को, तो उसको मोल्ड कर देते हैं। तो तब ये जब एक नई शक्ल में आ जाता है तब ये सेकेंडरी डाटा बन जाता है उन लोगों के लिए जो इसको पढ़ रहे होते हैं। जैसे अभी आप ये बुक पढ़ रहे हैं ना, तो ये जब ये बुक लिखी गई फर्स्ट टाइम तो ये प्राइमरी डाटा था, लेकिन अब ये सेकेंडरी डाटा बन चुका है। ठीक है, हमारे हाथ में ये सेकेंडरी डाटा है। इट फॉलोज देयरफॉर दैट प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा आर demarcated separately and the distinction between them is degree only। कहता है कि इनमें जो फर्क है, डेमार्केशन है, डेमार्केशन कहते हैं दो चीजों में लाइन लगा देना, उनमें वाजे फर्क हो जाए, तो इनकी डिग्री में फर्क है। डिग्री में क्या है कि एक फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जा रहा है, स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट नहीं है। जो सेकेंडरी डाटा है ये फर्स्ट टाइम कलेक्ट हो चुका है और इसके ऊपर कोई स्टैटिस्टिकल टेस्ट भी रन हो चुके होते हैं। ठीक है जी। आगे कहता है इफ अ पर्सन एक्स कलेक्ट क्या सम, मीनिंग बताया डिमार्केटेड का?
डेमार्केशन या डेमार्केटेड का मतलब है लाइन लगा देना, दो चीजों में फर्क कर देना, ठीक है जी। डेमार्केशन का मतलब ये होता है, और ये कहता है कि जो लाइन ऑफ डेमार्केशन है, जो डिफरेंस करती है, दो चीजों में डिफरेंशिएट करती है, वो है इनकी डिग्री, दोनों की डिग्री। एक की डिग्री क्या है, डिग्री से मुराद ये है कि उसका अंदाज डेटा कोलेक्ट करने का। एक ऑलरेडी कोलेक्ट हुआ होता है, उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट भी हो चुका होता है, यानी स्टैटिस्टिकल टेस्ट रन हो चुके होते हैं, तो उसकी डिग्री सेकेंडरी बन जाती है, सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन बन जाती है। जबकि प्राइमरी डेटा फर्स्ट टाइम कोलेक्ट किया गया होता है और ये भी फ्रेश होता है, इसके ऊपर कोई स्टैटिस्टिकल टेस्ट रन नहीं हुआ होता, तो इसलिए इसको प्राइमरी डेटा कहते हैं। कहता है तो डिमार्केशन का मतलब है सेपरेट करना उनको। कहता है इट इज इफ अ पर्सन, ये इट नहीं है, एक्स कोलेक्ट सम डेटा ओरिजिनली, देन द डेटा इज प्राइमरी डेटा टू द एक्स, whereas the same data when used by another person y becomes secondary data to y। समझ आ गई जी इस बात की? जी सर। हाँ, जब x ने उसको हाँ कोलेक्ट किया, ये इट की जगह इफ है ना? हाँ इफ है, इफ वो चूंकि नोट्स बनाते हुए टाइपिंग एरर्स, तो अगर एक्स बंदे ने, एक बंदे ने उसको कलेक्ट किया है फर्स्ट टाइम, तो उसके लिए तो ये प्राइमरी है, लेकिन उसके बाद जब कोई दूसरा इंसान उस डेटे को यूज करता है अपने पर्पस के लिए, तो वो सेकेंडरी बन जाता है। अच्छा जी, सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा, ये बिल्कुल आसान है, ये हमने आगे भी देख लिया। वो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, पब्लिकेशंस हैं, जर्नल्स हैं, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह वगैरह, तो ये आप लोगों ने देख लेना, ये बिल्कुल वो ओके है। ठीक है जी, उस पर अब आगे आ जाइए। सारे उसके जो है ना सोर्सेज हैं प्राइमरी सेकेंडरी के। अच्छा जी, अब उसके बाद आ जाए टाइप्स ऑफ सेकेंडरी डाटा के ऊपर। ठीक है जी, कहता है पेज नंबर 52 पे आ गए सारे, 3.4 हेडिंग्स है जी हमारी। यस सर। हाँ जी, टाइप्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। कहता है जी टू टाइप्स हैं सेकेंडरी डाटा की। डेटा दैट आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम विद इन द कंपनी इज कॉल्ड इंटरनल डाटा जी। एक सेकेंडरी डाटा की किस्मों में अब हम आ गए, एक इंटरनल डाटा है जो कि विद इन द कंपनी, एक ही कंपनी के अपना जो डाटा है वो, उसको अगर कलेक्ट करता है कोई कंपनी का एम्प्लॉय होता, तो वो सेकेंडरी डाटा है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी की वेबसाइट्स पे, कंपनी के जर्नल पे मौजूद होता है, तो वो इंटरनल डाटा कहलाता है। सेकेंडरी डाटा की आगे ये सब टाइप है। आगे इफ दे आर कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस दे आर इंटरनल सेकेंडरी डाटा। अच्छा, अगर वो विद इन द कंपनी यूज हो रहा है, आपकी अपनी कंपनी के अंदर ही यूज हो रहा है, आपकी अपनी कंपनी का ही डाटा, तो वो इंटरनल डाटा होगा। आपकी अपनी कंपनी का डाटा किसी और पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो वो सेकेंडरी डाटा क्या कहलाएगा जी? इंटरनल सेकेंडरी डाटा। जस्ट उसका नेम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। दिस पोजेस एक दफा फिर बोल दी। ये मैंने दो हाईलाइट की हैं, एक है इंटरनल डाटा, एक है इंटरनल सेकेंडरी डाटा। मैं अगर एक कंपनी का एम्प्लॉय हूं, तो उस कंपनी में टोटल कितने लोग काम कर रहे हैं, सबकी सैलरीज कितनी कितनी हैं, सबकी टाइमिंग्स क्या क्या हैं, इसका एक मैं सारा चार्ट निकाल लेता हूं। तो इसको मैं नाम दूंगा इंटरनल डाटा है। ये है सेकेंडरी है, लेकिन इंटरनल डाटा है। अच्छा, अब एक मेरा एक दोस्त है, वो दूसरी कंपनी में काम करता है, तो वो मुझसे यही डाटा लेता है, लेकिन अपनी कंपनी के साथ वो कंपेयर करना चाहता है कि इनकी टाइमिंग क्या है, इनकी सैलरीज क्या है, इनकी एम्प्लॉइज की तादाद क्या है। तो वो उसको इंटरनल डाटा नहीं कहेगा। वो उसको अगर इंटरनल डाटा कहेगा, तो वो उसकी अपनी कंपनी के लिए कहेगा, अपनी कंपनी के डाटे को कहेगा। लेकिन जब वो ये डाटा लेगा, तो वो इसको कहेगा कि दिस इज इंटरनल सेकेंडरी डाटा ऑफ फराज भट्ट कंपनी। कंपनी के एम्प्लॉइज के लिए, अपने एम्प्लॉइज के लिए उस कंपनी का डाटा सेकेंडरी डाटा कहलाता है, और किसी और के लिए उस डाटे को हम इंटरनल सेकेंडरी डाटा कहते हैं। समझ आ गई बात की? यस सर। इंटरनल डाटा उस कंपनी के एम्प्लॉइज के लिए, इंटरनल सेकेंडरी डाटा अगर कंपनी के अलावा एम्प्लॉइज उसको यूज करते हैं। ठीक है जी।
आगे कहता है दिस पोजेस सिग्निफिकेंट एडवांटेज एज दे आर रेडिली अवेलेबल इन द कंपनी एट लो कॉस्ट, क्योंकि कंपनी के अंदर ऑलरेडी ये डाटा सेव्ड होता है तो आसानी से लो कॉस्ट के साथ इसको रिट्रीव किया जा सकता है। कहता है द मोस्ट कन्वीनियंट एग्जाम्पल इंटरनल सेकेंडरी डाटा इज फिगर्स रिलेटिंग सेल्स ऑफ द कंपनी। सबसे कहता है जो ज्यादा अहम डाटा होता है किसी भी कंपनी का इंटरनल डाटा, वो उसकी सेल्स से रिलेटेड फिगर्स होती हैं। क्योंकि मार्केटिंग रिसर्च मेथड है तो इसलिए हम इसको सेल्स का वर्ड यूज कर रहे हैं, सेल्स से रिलेटेड डाटा देख रहे हैं। द मोस्ट कन्वीनियंट एग्जाम्पल इंटरनल सेकेंडरी डाटा इज फिगर्स रिलेटिंग सेल्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी की जितनी सेल्स हुई हैं वो उसका इंटरनल सेकेंडरी डाटा होगा। जब दूसरी कंपनियां उसके इस डाटे को देखेंगी तो वो उसको इंटरनल सेकेंडरी डाटा कहेंगी। Important internal source of secondary data is database marketing. Database marketing क्या होता क्या है कि database marketing involves the use of computers to capture and track customer profiles and purchase details. वो कंपनी के जो कस्टमर्स होते हैं उनकी क्या क्या परचेजिंग डिटेल्स हैं, कब कब उन्होंने चीजें खरीदी, कितनी दफा खरीदी, हफ्ते में एक दफा आए या 2 दफा आए, महीने में एक दफा आए या 2 दफा आए, इस डिटेल्स को जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं और ये इंटरनल सोर्स होता है सेकेंडरी डाटा का। अपनी कंपनी के लिए अगर मैं ये डाटा देखूंगा तो सिर्फ इंटरनल डाटा कहूंगा, किसी और की कंपनी के लिए यही डाटा देखूंगा उसकी कंपनी का तो इसको इंटरनल सेकेंडरी डाटा कहूंगा, या मेरी कंपनी का यही डाटा जब कोई और कंपनी यूज करेगी तो वो भी इसको इंटरनल सेकेंडरी डाटा ही कहेगी। The information about customer profile would serve as foundation for marketing programs or as an internal source of information related to preference of customer, preference of particular product. यानी कस्टमर की प्रेफरेंस पता चलती है, तो इसलिए वो कहता है कि ये बड़ा अहम डाटा होता है कि जब भी कोई मार्केटिंग की कंपनी होती है उसके लिए सबसे अहम बात ये होती है कि कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस क्या क्या है, तो ये डाटा कह रहे हैं उसके लिए बड़ा अहम है। फिर कहता है Published external secondary data refers to data available without the company. अब ये है पब्लिश्ड एक्सटर्नल सेकेंडरी डाटा, इंटरनल नहीं। जब पब्लिश्ड का वर्ड आ गया तो ये वो डाटा है कि जो पब्लिश हो चुका हुआ है, विदाउट कंपनी भी अवेलेबल है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान आप कोई ले लें कि सुपीरियर कॉलेज वजीराबाद के स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है, जब सुपीरियर कॉलेज के अपने डॉक्यूमेंट से ये चीज देखी जाएगी तो उसको इंटरनल डाटा कहा जाएगा। जब कोई और कॉलेज सुपीरियर कॉलेज के इन डॉक्यूमेंट्स को देखेगा सुपीरियर कॉलेज आके तो उसके लिए इंटरनल सेकेंडरी डाटा बन जाएगा। जब यही डाटा वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर देते हैं और कोई भी इंसान उसको देख सकता है तो वो पब्लिश्ड एक्सटर्नल सेकेंडरी डाटा हो जाएगा, जो कंपनी के अंदर अब सिर्फ नहीं रहा, वो और भी सेपरेट सोर्सेज के ऊपर अवेलेबल है विदाउट द कंपनी। समझ के बात? जी सर। अच्छा जी, देयर इज सच अ पूल ऑफ पब्लिश डाटा अवेलेबल इन द मार्केट दैट इट इज समटाइम्स इजी टू अंडरएस्टिमेट व्हाट इज अवेलेबल एंड देयरबाय बाईपास द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। कहता है इतना ज्यादा पब्लिश डाटा अवेलेबल है मार्केट में, वेबसाइट्स पे, जर्नल्स पे, कि कई दफा आप बाईपास कर देते हैं रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, जब आप कोई डाटा कलेक्ट करें तो आप रेलिवेंट डाटा ही कलेक्ट करें, बिकॉज बहुत ज्यादा डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है। सेवरल सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल डाटा आर, जैसे जनरल बिजनेस डाटा। अब ये इस कहां से बिजनेस इंडेक्सेस हैं, गाइड या स्मॉल बुकलेट्स हैं, ये आप पढ़िएगा आपको बिल्कुल इजीली ओके हो जाएगा। फिर डायरेक्टरीज हैं, उसके बाद इंडेक्सेस मुख्तलिफ यूज होते हैं, फ्लाई इंडेक्स, ठीक है जी, बॉडी मास इंडेक्स जैसे आपने वर्ड सुना होगा, तो वो किसी खास टॉपिक से रिलेटेड डाटा मौजूद होता है। फिर नॉन गवर्नमेंटल स्टैटिस्टिक्स, कुछ एनजीओज वगैरह या प्राइवेट कंपनीज जो डाटा कलेक्ट करती हैं और उसको फिर ऑनलाइन पब्लिश कर देती हैं या किसी और सोर्स पे पब्लिश कर देती हैं, तो वो भी एक इसका सोर्स है। तो ये मुख्तलिफ सोर्सेज हैं। आगे गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं, गवर्नमेंट भी डाटा पब्लिश करती है। जैसे सबसे बड़ा डाटा गवर्नमेंट है, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह लें या कोई भी, जो सबसे बड़ा डाटा कलेक्ट करती है वो कौन सा होता है?
जी आप बताइए जरा। जो बिगेस्ट डाटा है, हाँ हाँ, तो जो बिगेस्ट डाटा है जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो कौन सा होता है? सेंसिस वाला। वो सेंसिस होता है, इससे बड़ा तो नहीं ना। अब पूरे मुल्क की आबादी को काउंट करना, जब गवर्नमेंट इसे काउंट कर रही होती है तो उस वक्त ये प्राइमरी डाटा होता है। जब काउंट करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे ये पब्लिश हो जाता है तो ये क्या बन जाता है? हम्म, सेकेंडरी डाटा। ये तब सेकेंड। सेकेंडरी डाटा बन जाता है जी। अच्छा जी, फिर और इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं? कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस, जिस तरह आजकल ज्यादा, तो ये सारे जैसे बैंक्स का डाटा हो गया या और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के डाटा, तो वो ऑनलाइन अवेलेबल होता है, तो वो बेसिकली कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस। ये सारी वो चीजें हैं। आपको ये बिल्कुल इजी है, ये इसमें कोई ऐसा वो टेक्निकल चीज नहीं है, मैं इसलिए इसको स्किप कर रहा हूँ। बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस का मतलब है, जैसे कहता है ये वाला, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस comprises of citations in the article published in journals, magazines, newspaper। बिब्लियोग्राफिकल डाटा से मुराद ये होता है कि उस डाटा का ऑथर कौन है, वो कब कलेक्ट हुआ, किस पर्पस के लिए कलेक्ट हुआ, और जब ये कलेक्ट हो रहा था तो जो रिसर्च हो रही थी उस वक्त उसका टाइटल वगैरह क्या था। जब जब जो टिपिकल रिसर्चेज की जाती हैं ना, तो उनमें जो डाटा को आप सोर्स देते हैं उसको बिब्लियोग्राफी कहते हैं। ठीक है जी। वैसे बिब्लियोग्राफी का मतलब ये होता है, बाइबल भी इसी से निकला है। ग्राफिक का मतलब होता है कोई चीज लिखना, स्केच करना, और BIB का मतलब होता है बुक, ठीक है, किताब लिखना। तो बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस वो होता है कि जितनी भी रिसर्चेज की जाती हैं उनसे रिलेटेड डाटा को बिब्लियोग्राफिक डाटा कह देते हैं। और ये अमूमन जर्नल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स या रिसर्च आर्टिकल्स में पब्लिश होता है। ठीक है जी। फिर नुमेरिक डेटाबेस, फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारा डाटा वो नुमेरिक फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। इसी तरह डायरेक्टरी डेटाबेस जैसे प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्विसेज, जैसे गेट इट, येलो पेजेस, ये मुख्तलिफ लोगों की प्रोफाइल वगैरह, अगर आप इस गेट इट येलो पेजेस को लिखेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट्स खुल जाएंगी। मुख्तलिफ डायरेक्टरीज बनी होती हैं जो कि कंपनीज से रिलेटेड, कोई मशहूर लोगों से रिलेटेड, साइंटिस्ट हो गए, रिसर्चर्स हो गए, उनसे रिलेटेड डाटा इन्होंने इकट्ठा किया होता है और ये पब्लिश किया होता है। फिर स्पेशल पर्पस डेटाबेस और डेटाबेसेस डेवलप्ड ऑनलाइन फॉर स्पेशल पर्पस। समटाइम्स किसी खास पर्पस के लिए डाटा कलेक्ट किया जाता है, जैसे कोरोना का एक आपके सामने मिसाल है। ये नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता। जब कोरोना के केसेस आए तो उन्होंने स्पेशल डाटा कलेक्ट करना शुरू किया कि किस मुल्क में कितने कितने केसेस हैं, कैसे कैसे बढ़ रहे हैं, रिपोर्ट कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं। तो वो मुख्तलिफ जगहों से डाटा कलेक्ट करते हैं सिर्फ इस खास मकसद के लिए। ये इसके बाद भी यूज नहीं होता, इससे पहले भी यूज इस तरह सच नहीं हुआ होता। तो ये स्पेशल पर्पस डाटाबेस होता है। ठीक है, तो इसी तरह एक्सटर्नल डाटा सिंडिकेटेड, ये भी इस तरह से मार्केट से रिलेटेड, कंप्यूटर उससे कंज्यूमर से रिलेटेड, उनकी कंपनी से रिलेटेड डाटा इकट्ठा हुआ होता है और वो इंफॉर्मेशन शेयर की गई होती है। वो सिंडिकेटेड डाटा सोर्स उनको कहते हैं। ये आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, कोई ऐसा मुश्किल चीजें नहीं है। इसको आगे हम आगे आते हैं जी, वेरिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी डाटा पे। अब वेरीफाई भी तो करना जरूरी है ना कि क्या डाटा ठीक है कि गलत है, या किसी ने वैसे ही रिपोर्ट कर दिया, या जी ये मैंने फलां वेबसाइट से डाटा देखा था, अच्छा ठीक है, क्या वाकई उस बंदे ने वेबसाइट से डाटा देखा और ठीक लिखा, या वाकई डाटा ठीक है कि नहीं। जैसे कोरोना के पेशेंट्स हैं तो, या कोरोना के भी वैक्सीन लगा रहे हैं जैसे, तो बहुत से लोगों को तहफुजात हैं, वो वैक्सीन नहीं लगवाते। ठीक है जी, कोरोना की वैक्सीन वो नहीं लगवाते। आपने सुना होगा शायद इस बारे में कि बहुत से लोग इस इन र्यूमर्स में भी हैं कि शायद ये कोई और जो है सिस्टम बदला जा रहा है, वन वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, दीज थिंग्स। तो ये कोरोना सर। वैक्सीन एक उसका हिस्सा है। आल्दो के काफी हद तक ये चीजें लॉजिकल भी लगती हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इसको ठीक या गलत तो नहीं कह रहा,
मैं खुद इन चीज़ों से थोड़ा सा वो परेशान भी रहता हूँ समटाइम्स कि ये दुनिया में चीज़ें कैसे चल रही हैं। बीइंग अ मुस्लिम भी हमारे पास इस इन चीज़ों के सबूत हैं कि कुर्बे क़यामत में ये चीज़ें होंगी। तो लेकिन आपको चूंकि समझाने के लिए कह रहा हूँ कि लोग समटाइम्स झूठ भी बोल देते हैं या गलत डाटा पब्लिश कर देते हैं, तो इसकी वेरिफिकेशन होना जरूरी है। कहता है बिफोर एक्सेप्टिंग सेकेंडरी डाटा इट इज ऑलवेज नेसेसरी टू स्क्रूटनाइज इट प्रॉपरली। इसको स्क्रूटनाइज जरूर कर लें, उसकी स्क्रूटनी कर लें, इन्वेस्टिगेट कर लें। स्क्रूटनाइज का मतलब है उसको चेक कर लिया जाए, वेरीफाई कर लिया जाए। अच्छा, प्रॉपरली वेरीफाई कर लिया जाए इन रिगार्ड टू इट्स एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। क्या वो एक्यूरेट है, क्या वो रिलायबल है। It may perhaps happen that authorities collecting a particular type of data may unknowingly carry out investigation using procedures wrongly। हो सकता है कि जिस बंदे ने ये डाटा पब्लिश किया हो उसने रॉन्ग स्टैटिस्टिकल, गलत स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगा दिए हों और गलत रिजल्ट पब्लिश कर दिए हों उसके। तो इसलिए ये हमेशा जरूरी है। ठीक है, फॉलोइंग मैनर्स में कह रहा है सेकेंडरी डाटा को वेरीफाई किस तरह किया जाए कि वेदर द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज कलेक्टेड द डाटा इज रिलायबल। पहले तो ये देखें कि वो ऑर्गेनाइजेशन या वो वेबसाइट जिसके ऊपर डाटा पब्लिश्ड है, वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है और वो क्या रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन है या किसी ने फेक नेम के साथ उसको पब्लिश कर दिया हुआ है। एक तो ये, फिर whether the appropriate statistical methods were used by the primary data enumerators and investigators। जो प्राइमरी डाटा, जब कोई भी डाटा जब फर्स्ट टाइम कलेक्ट होता है तो प्राइमरी डाटा ही होता है पब्लिश होने से पहले। तो क्या प्राइमरी डाटा के ऊपर अप्रोप्रिएट टेस्ट लगे थे। एन्यूमिरेटर या इन्वेस्टिगेटर का मतलब है जो उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, एन्यूमिरेट कर रहा होता है, बयान कर रहा होता है, एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो क्या उसने ठीक तरह से एक्सप्लेन किया, स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाए। स्टैटिस्टिकल टेस्ट जैसे मैंने आपको बताया कि एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको SPSS कहते हैं, उसके ऊपर लगते हैं। कभी मौका मिला तो आपको वो सॉफ्टवेयर थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा सिखाऊं। फिर वेदर डाटा वाज कलेक्टेड एट द प्रॉपर टाइम, क्या ये प्रॉपर टाइम के ऊपर कलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है जी, तो इस चीज को भी देखना है कि आउट ऑफ टाइम डाटा कलेक्ट तो नहीं हुआ। अच्छा जी, अब आगे है कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा को कलेक्ट किस तरह से किया जाता है, ये तो हमने सेकेंडरी डाटा के आगे बात की ना, अभी हम आ गए हैं जी प्राइमरी डाटा पे। अच्छा, इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, आसान आसान तरीके हैं, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है जी बेटा। कि चार्जिंग लगानी है, 3 शू चाहिए क्या बेटे, मैंने तो लैपटॉप चलाया हुआ है अभी। चार्जिंग कितनी है, फुल होगी, हाफ एन आवर बाद रिटर्न कर जाना। ये ले जाओ ना अभी, हाफ एन आवर बाद रिटर्न कर जाना। दरवाजा पूरा बंद कर दे। अच्छा जी, जो सबसे पहला तरीका होता है इसको कलेक्ट करने का प्राइमरी डाटे को, वो क्वेश्चनरी होता है। ठीक है जी, क्वेश्चनर के बारे में आपके साथ पहले भी काफी डिस्कशन होती रही है। तो ये एक क्वेश्चनर होता क्या है। कहता है अ क्वेश्चनर इज डिफाइंड एज अ फॉर्मलाइज्ड स्केड्यूल फॉर कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स। रिस्पोंडेंट्स कौन होते हैं जी, बताएं जरा मुझे। डिपेंडेंट। रिस्पोंडेंट कौन होते हैं। रिस्पोंडेंट्स हम किसे कहते हैं रिसर्च की टर्म में। जो किसी पे डिपेंड कर रहे होते हैं। नहीं बेटे, वो तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है ना। रिस्पोंडेंट कहते हैं जो जिनसे डाटा लिया जा रहा होता है, जो डाटा देने वाले होते हैं। मैं अगर आप लोगों से क्वेश्चनर फिल करवा रहा हूं तो आप मेरे रिस्पोंडेंट्स हैं। ठीक है, रिस्पोंडेंट कहते हैं जिनसे डेटा लिया जा रहा होता है। ठीक है जी, इट मे बी कॉल्ड एज स्केड्यूल, इंटरव्यू फॉर्म और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसको क्वेश्चनर को कुछ भी, क्वेश्चनर के कुछ नाम है, इसको स्केड्यूल भी कहा जा सकता है, अमूमन क्वेश्चनर का वर्ड ही यूज होता है, या पेपर में भी आए तो क्वेश्चनर, या ये इंटरव्यू फॉर्म, खाली इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यू फॉर्म भी इसको कहते हैं,
जिसके ऊपर इंटरव्यू आप दे रहे हैं, यानी क्वेश्चंस के जवाब दे रहे हैं, या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी इसे कहते हैं। तो बात जरूरत नहीं रही। अच्छा चलो ठीक है, दरवाजा बंद कर। अच्छा जी, तो ये बेसिकली क्वेश्चन है इनको अभी। हाँ जी, कौन जी वॉलंटियर पढ़ना चाह रहा है? जरा मैं आपकी तवज्जो भी तो मुझे चाहिए ना, यहां से कौन पढ़ना चाह रहा है जी? बारी बारी। किधर हैं? जी सर। बाकी सब लोग किधर हैं भाई? सर इधर ही है। अच्छा जी, सबसे अरीबा बच्चे शुरू करें जी, आप यहाँ से जो मैंने ये हाईलाइट किया भाई, यहाँ से जरा आवाजें बुलंद पढ़ें, जरा मेरे तक आवाज आए। Measurement error is a serious problem in questionnaire constructions. The board object of a questionnaire include one without measurement errors. Specifically, the objectives of a questionnaires are as follows. मेजरमेंट एरर एक सीरियस प्रॉब्लम है क्वेश्चनियर कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, अगर क्वेश्चनियर ठीक नहीं ना बना हुआ तो फिर उसकी मेजरमेंट भी ठीक नहीं होगी। अब क्वेश्चनियर बनाने के भी तरीके होते हैं जिन पे हम बहस नहीं करेंगे, सीनियर स्टूडेंट्स का ये टॉपिक है। हम ये देखेंगे कि क्वेश्चनियर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। ये पेपर में क्वेश्चन अक्सर आ जाता होता है यूओजी वगैरह में, या मैं दे देता था। आपकी फैसलाबाद का तो नहीं मुझे अंदाजा, लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, क्वेश्चनियर के पर्पस क्या क्या होता है, मकासद क्या क्या है। जी बेटा पढ़ें जी। पहला क्या कहते Number हैं? one, it must translate the information needed into a set of specific questions that the respondents can and will answer. पहला कि इंफॉर्मेशन को स्पेसिफिक क्वेश्चंस की शक्ल में, आप जो आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं उससे मुतालिक स्पेसिफिक क्वेश्चन लिखा हो, ताकि रिस्पोंडेंट जो है आपका वो उसको आंसर कर सके, वो उसको समझ सके और उसको आंसर कर सके। आगे जी। The question should measure what they are supposed to measure. इसको कहते हैं जी रिलायबिलिटी। जिस चीज के लिए क्वेश्चन को बनाया गया है उसको वही मेजर करना चाहिए। फॉर It एग्जाम्पल, must stimulate. एक मिनट, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी कि मेरा क्वेश्चन है कि एवरेज हाइट ऑफ फीमेल्स इन पाकिस्तान, तो मैं एवरेज हाइट ऑफ फीमेल्स की बात कर रहा हूं। अब ये ना हो कि मैं ये वाला क्वेश्चन को इस तरह से लिख दूं कि फीमेल की जगह मैं एफ ई काट दूं, कट जाए उधर, मिस टाइप हो जाए, या पढ़ने वाला उस इस तरह लिखा हो कि वो एफ ई पढ़े, वो मेल समझ ले तो उसके हिसाब से आंसर दे। तो जिस पर्पज के लिए सपोज टू मैयर किया जा रहा है वो उसको ही मैयर करेगा। अगर मैं हाइट ऑफ फीमेल की बात कर रहा हूं तो वो क्वेश्चंस को हाइट ऑफ फीमेल से रिलेटेड ही जवाब आने चाहिए, फिर वो ठीक होगा। आगे। It must stimulate the respondents to participate in the data collection process. The respondents should adequately motivated by the virtual construct of the questionnaire. क्वेश्चंस बेटा इस तरह के होने चाहिए कि स्टिमुलेट करे, उबारे, मोटिवेट करे किनको, रिस्पोंडेंट्स को जवाब देने पे। अब इतना लंबा क्वेश्चन ना हो कि वो 5 लाइनें लिखी हुई है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, और बड़ी मुश्किल लैंग्वेज ना हो। इस तरह की हो कि वो उसको स्टिमुलेट करे, मोटिवेट करे पढ़ने के लिए, जवाब देने के लिए। ये भी आगे जी। It should not carry an ambiguous statement that confuses the respondent. कोई ऐसी स्टेटमेंट आप ना लिखें जिसके दो मानी हो, डबल मीनिंग हो, बंदा कंफ्यूज हो रहा हो, या कोई ऐसा क्वेश्चन जिस पे उसको बताते हुए डर लग रहा हो। फॉर एग्जाम्पल जी, आपकी सैलरी कितनी है, और अमूमन इस चीज का क्वेश्चन, या आप इनकम टैक्स कितना देते हैं, या आपकी टोटल बैंक अकाउंट में सेविंग कितनी है। इस तरह के क्वेश्चन ना पूछे जाएं जो रिस्पोंडेंट को कंफ्यूज करते जवाब देने में, या डबल मीनिंग ना हो उन क्वेश्चंस का। ठीक है जी, तो ये इस तरह का। Yes. आगे जी, कंपोनेंट्स क्वेश्चन के Questionnaire क्या क्या components. जी। A questionnaire consists typically of 5 sessions. They are
Identification data, request for cooperation, instructions, information, sort, classification of data. बेसिकली जब आप क्वेश्चन को बनाते हैं, इसके 4-5 सेक्शंस होते हैं ताकि वो पढ़ने वाले के लिए आसानी हो। पहले आइडेंटिफिकेशन डाटा, आप उस पे ऊपर जिस चीज के बारे में डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो आइडेंटिफाई तो होना चाहिए ना रिस्पोंडेंट की नजर में। उसको बताया जाता है कि दिस रिसर्च इज बीइंग कंडक्टेड फॉर दिस पर्पस ओनली, योर डाटा एंड योर प्राइवेसी विल बी रिस्पेक्टेड एंड दिस इज फॉर एकेडमिक रिसर्च पर्पस ओनली वगैरह वगैरह। तो उससे रिलेटेड, और फिर बताया जाता है कि दिस रिसर्च इज रिलेटेड टू लेट सपोज हेल्थ इश्यूज, रिलेटेड टू स्टूडेंट academic success या related to financial trends in पाकिस्तान, कोई भी टॉपिक है तो उससे फिर रिक्वेस्ट फॉर कोऑपरेशन, फिर उसको कहा जाता है कि योर कोऑपरेशन विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, योर टाइम विल बी अप्रिशिएटेड। उसको कोऑपरेट करने की रिक्वेस्ट की जाती है रिस्पोंडेंट को। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि ये डाटा में आपको 5-5 क्वेश्चंस दिए गए हों, ऑप्शंस दी गई होंगी, आप अप्रोप्रिएट ऑप्शन पे वो कर दें। ठीक है, इंस्ट्रक्शन। फिर इंफॉर्मेशन सॉर्ट, और ये भी बताया, फिर इंफॉर्मेशन सॉर्ट का क्वेश्चन क्या है कि जिस चीज की आपने इंफॉर्मेशन लेनी है उससे, यानी क्वेश्चंस आने शुरू हो गए आपके टॉपिक से रिलेटेड, आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। और एंड पे क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, आप उसके बाद फिर अपने पास डाटा को किस तरह से क्लासिफाई करके रखते हैं, मुख्तलिफ हेड्स में तकसीम कर सकते हैं। फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस, सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस। पूरे क्वेश्चनर में ये इकट्ठे तो नहीं होंगे ना कि ये सेल से रिलेटेड क्वेश्चन, हेड क्लासिफिकेशन करके नीचे उसके क्वेश्चन, फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन उस हेड के नीचे आ गए, तो ये उसको उस तरह से क्लासिफिकेशन कर दी जाती है। ठीक है जी, ये आगे हमने ये चीजें हमने देख ली। आगे आए जी, दूसरा मेथड डाटा कलेक्शन का, हमारा पढ़े जी अब आप, ऑब्जर्वेशन मेथड। नूर बेटे, ये बच्चे तो इस तरह बात नहीं आएंगे, आप चलें। शाबाश शाबाश शाबाश, ज्यादा बंद कर दें और आप बाहर चले जाएं जी। हमारा चीमा। यस सर। जी बेटा, रीड आउट करें जी ऑब्जर्वेशन मेथड। ये दूसरा तरीका है प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने का। Observation method. This is another type of method used when the researcher feels that survey types of methods may not be relevant in data collection. In subjective issues, respondents need to rather than ask least biases. Ask least biases. And prejudice happen in response. Observation method may be other. एक मिनट रुक जाए, ये लीस्ट के स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, LEAST है, ये लेस्ट नहीं है, लीस्ट है। अच्छा, दूसरा एक मेथड ये है कि अगर आप सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन अमूमन क्या होती है कि जब आप शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते किसी से, फर्ज करें कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट फाइनेंशियल डिबैकल इन पाकिस्तान। फाइनेंशियल डिबैकल का मतलब है कि लो या पुअर फाइनेंशियल कंडीशन। तो इसका आंसर वो किसी एक टिक पे लगा के उसके लिए देना मुश्किल है, आपने कुछ उसको जगह दी होती है ज्यादा। तो सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन कौन सी होती है, जो आप हर एक इंसान की अपनी राय होती है, तो जिसमें वो आजाद होता है अपनी राय देने के लिए। ठीक है, वो किसी एक पॉइंट के ऊपर टिक करके डाटा नहीं दे रहा होता, जैसे हम क्वेश्चनर में लेते हैं, ये उस तरह का नहीं है। ये दूसरा मेथड है डाटा कलेक्ट करने का। ठीक है, इसमें जो रिसर्चर है वो ऑब्जर्व किया जाता है, यानी मैं अगर ऑब्जर्वेशन मेथड से डाटा कलेक्ट करता हूं तो मैं जाके ऑब्जर्व करता हूं कि किस तरह से काम हो रहा है। जिस तरह हम लोग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गए थे, वहां पे हमने वो कंप्यूटर पे देखा कि वो किस तरह से स्टॉक ऊपर नीचे जा रहा है, सेल परचेज, वो ऑब्जर्वेशन मेथड था। समझ आई बात की? वो क्वेश्चन यानी वो ऑब्जर्वेशन मेथड था। ठीक है जी, आगे जी। जी हमारा आगे Structured observation method involves having a set of items to be observed and how the measurements are to be recorded. In unstructured observation, the observer monitors or
all aspects of the phenomena that seems relevant to the problem at hand. In this context, the observer may have an open mind to study the persons or object. अब ऑब्जर्वेशन जो मेथड है डाटा कलेक्ट करने का, इसमें स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन भी होती हैं और अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सी होती हैं कि हमें पता होता है कि हमने किस चीज के बारे में डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है, हमें अपने टॉपिक का, अपने क्वेश्चंस का हमारे माइंड में होते हैं, तो फिर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, उसमें पता नहीं होता कि बेसिकली मैं किन किन चीजों को ऑब्जर्व, जैसे आप लोगों का लाइफस्टाइल अगर देखना चाहते हैं तो वजीराबाद के लाइफस्टाइल का तो हमें पता होगा, हम 5-6 चीजें देख लेंगे जी। वजीराबाद हमें ऑलरेडी अंदाजा है कि जी इनका ड्रेस अमूमन किस तरह का होता है, इनकी खुराक अमूमन किस तरह की होती है, इनके पास अमूमन घर किस अंदाज के होते हैं, वेदर किस तरह का होता है। तो ये हमारे माइंड में 4-5 पैरामीटर्स हैं जिन उस बेस पे हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अच्छा यार, इस मोहल्ले में लोगों ने ज्यादातर शलवार कमीज पहनी है, इस मोहल्ले में ज्यादातर पैंट शर्ट पहनी है। तो ये कुछ ना कुछ पैरामीटर्स हमारे स्ट्रक्चर बना होता है माइंड में। दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, ये अमूमन तब कलेक्ट किया जाता है जब आपको प्रॉब्लम का बड़ा क्लियरली पता नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, कितने लोग ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, इस लानत में मुब्तला हैं कितने लोग। अब ये ऐसी चीज है कि जिसको आप ओपनली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं चल सकते, क्योंकि ये लोग अमूमन नहीं बताना चाहते। तो इस सिचुएशन में रिस्पोंडेंट्स आजाद होता है, उसका माइंड ओपन होता है और वो ऑब्जर्व करता है उन लोगों में रह के लोगों के ड्रग्स की तरफ जाने की क्या क्या वजूहात है। वो ऑलरेडी अपने पेपर पे नहीं लिख सकता कि यार ये वजूहात हो सकती है, नहीं, ये चूंकि डाटा अवेलेबल नहीं होता तो वो ऑब्जर्व करता है उन लोगों का हिस्सा बन के, ऑलरेडी कोई स्ट्रक्चर नहीं बना होता, और वो जो चीजें वहां पे ऑब्जर्व करता है फिर वो लिखता जाता है, उसके बाद एक खास स्ट्रक्चर में आ जाता है। लेकिन इनिशियली उसके माइंड में ऑलरेडी कोई स्ट्रक्चर नहीं बना होता, क्योंकि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद नहीं होती। बात समझ रहे हैं? दोनों में एक स्ट्रक्चर्ड है जिसकी स्पेसिफिक आउटलाइन होती है उसके माइंड में कि यार मैंने इन चीजों से रिलेटेड डाटा इकट्ठा करना है और मुझे इस तरह का डाटा मिल सकता है, उसके माइंड में ऑलरेडी होता है। और अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सी होती है? जिसमें वो खुद जाके बगैर किसी लेआउट के, बगैर ऑलरेडी कोई माइंड मेकअप किए, वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है लोगों को और वो उन चीजों को लिखता जाता है, डाटा अपने पास कलेक्ट करता जाता है। ठीक है जी, समझ आ गई बात की? Yes, sir. ठीक है जी, आगे नंबर 3 पे है जी शाबिया चीमा। यहाँ पे सारी चौधरी बरादरी के हैं। सैम्पलिंग डिजाइन पढ़ेंगी शाबिया Okay, sir. जी। Research does not exist without sampling. Every research study requires the selection of some kind of sample. It is the lifeblood of research. अब आ गए हम, बस एक मिनट रुकिए जी। हमने डाटा कलेक्ट करने का इंस्ट्रूमेंट कौन सा ये देख लिया, वो क्वेश्चनर हो सकता है, वो ऑब्जर्वेशन हो सकती है। ठीक है जी, ऑब्जर्वेशन स्ट्रक्चर्ड भी हो सकती है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकती है, ये इतना हमें पता लग गया। अब सैम्पलिंग डिजाइन क्या है कि रिसर्च सैम्पलिंग के बगैर तो हो सकती नहीं। ठीक है, अगर आप विदाउट सैम्पलिंग करें तो बड़ी कम रिसर्चेज हैं जो बगैर सैम्पलिंग की होती हैं, और वो गवर्नमेंट लेवल पे ही होती हैं, जिसकी एक मिसाल कंसेंसस है। उसमें आप सैम्पलिंग नहीं करते, उसमें आप हर एक बंदे का डाटा लेते हैं। अब सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग का मतलब ये है कि आपने पाकिस्तान में लोगों की अगर एवरेज इनकम देखनी है तो आप हर बंदे से जाके उसकी इनकम नहीं पूछेंगे, आप पाकिस्तान के 5 बड़े शहर ले लें और 5 पसमानदा शहर ले लें, उनमें लोगों की इनकम देख लें, तो जितनी इनकम आएगी हाईएस्ट और लोएस्ट उनकी एवरेज निकाल लें, तो आपके पास एक एवरेज इनकम आ जाएगी पूरे पाकिस्तान की। जीडीपी भी इसी तरह ही निकाला जाता है ना, जीडीपी हो गया या नेशनल इनकम हो गई, ये इसी तरह निकाली जाती है। ठीक है, तो सैंपल क्या होता है कि आप होल पॉपुलेशन को, आपने पाकिस्तान के सारे जो है ना वो 150 जिलों को आपने तकसीम कर लिया 10 बड़े शहरों में, तो वो जो 10 शहर थे
150 में से 10 सेलेक्ट कर लिए, उसको कहते हैं सैंपल। सैंपल क्या है कि एक पॉपुलेशन का छोटा हिस्सा जिसके ऊपर आप रिसर्च करते हैं और उसके रिजल्ट्स को इम्प्लीकेट कर देते हैं पूरी नेशन के ऊपर, ठीक है। तो सैंपल इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन जो कि रिप्रेजेंट किसको करता है, होल पॉपुलेशन को। ठीक हो गया जी। अच्छा आगे पढ़ेंगे। सर अजान अजान हो रही है, चलिए 2 मिनट रुक जाओ। अच्छा जी, अभी हम कहाँ पे थे, स्क्रीन शेयर है ना आप लोगों के साथ? जी सर। अच्छा, होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा, हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट। अच्छा, इस सैंपलिंग में ये जो हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में होता क्या है कि जो आपके जो डेटा सेट है उसको बेस्ड ऑन होमोजेनिटी एंड हेट्रोजेनिटी, यानी यकसानियत और मुतफरकात की बुनियाद पे, एक जैसा होने पे और मुख्तलिफ होने के ऊपर ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। फर्ज कर लें जो 8 से 12 साल के बच्चे एक ग्रुप में, फिर 13 से 19 साल के बच्चे एक ग्रुप में, टीन एज ग्रुप में, फिर 20 से 25 एडल्ट्स की ग्रुप में, 25 से 30 मैच्योर के ग्रुप में। तो इन ग्रुप्स को स्टेटा कहते हैं। तो आप अपने सारे एलिमेंट्स को किसी खास वेरिएबल की बेस पे होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। पहली बात, जब वो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं यानी स्टेटा बन जाते हैं, स्टेटा भी ग्रुप को ही कहते हैं लैटिन में, जब वो स्टेटास बन गए तो उन स्टेटा में से फिर आप सिंपल रैंडम सैंपलिंग के जरिए मुख्तलिफ एलिमेंट चूज कर लेते हैं और उनके ऊपर डाटा एनालिसिस करते हैं। टीनेजर में से कोई आप एक ले लेंगे, चिल्ड्रन के ग्रुप में से एक ले लेंगे, एडल्ट्स के ग्रुप में से एक ले लेंगे, मैच्योर लोगों के ग्रुप में से एक ले लेंगे और उनके ऊपर टेस्ट रन कर देंगे। तो पहले स्टेटा बन गया, पहले तो हमारे पास सैंपल सेट आया, सैंपल सेट में से हमने स्टेटास बना लिए सिमिलैरिटीज की बेस पे और डिफरेंसेस की बेस पे, जिसको होमोजेनिटी या हेट्रोजेनिटी कहते हैं, उनकी बेस पे हमने बना लिए। और जब वो स्टेटस बन गए, ग्रुप्स बन गए, तो हर ग्रुप में से हमने एक एक या दो दो एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए ताकि उनके ऊपर आगे एनालिसिस रन किया जा सके। एक चीज इसमें याद रखने वाली होती है, जो स्टेटस बनते हैं, जो ग्रुप्स बनते हैं, उनमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी होनी चाहिए। बस ये ख्याल रखना है ताकि वो, और अगर हेट्रोजीनियस ग्रुप्स हैं तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हेट्रो डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने एक जैसे ग्रुप बना लिए, फिर उन ग्रुप में सिंपल रैंडम सैंपलिंग के जरिए आपने एलिमेंट इकट्ठे कर लिए। सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या है, कोई एक एक आप अपनी मर्जी से सैंपल उठा सकते हैं। ठीक है बेटे, पीछे इधर हो जाए। अच्छा जी, समझ आ गई जी? जी सर। ये है स्ट्रेटिफाइड। इसके नाम से याद रखें, स्टेटा का मतलब ही होता है ग्रुप बनाना। तो इसमें आप ग्रुप बनाते हैं और उन ग्रुप्स में से फिर एक एक एलिमेंट चुन लेते हैं। और ग्रुप बनते किस बेस पे हैं, होमोजेनिटी या हेट्रोजेनिटी की बेस पे। अच्छा जी, आगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कौन सी होती है, जिसमें सारे सैंपल सब एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने का चांस एक जितना नहीं होता। ठीक है, आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लेते हैं, जी मैंने ये सिलेक्ट करना है, मैंने ये करना है। ठीक है जी, ये इसका फर्क है। जबकि जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग है उसमें सब एलिमेंट के सिलेक्ट होने का चांस एक जितना होता है। एक बात, अब मैं इसको खत्म करने की तरफ आता हूं। ये बिल्कुल सिंपल है, वो जो यही डिटेल इसमें लिखी है, कोई ऐसी वो रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले है कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस का मतलब ऐसे क्या होता है, आप सबको पता होगा जी, क्या मतलब है कन्वीनियंस का? जी भाई, कन्वीनियंस का मतलब दोबारा बताएं जरा, क्या मतलब है?
बेटे खामोश, आप खामोश रहे या फिर आप बाहर चले जाएं। बेटे कन्वीनियंस का मतलब बताएं जी, इतना आसान वर्ड है। सर आसानी। हाँ आसान, मैंने तो खुद भी बता दिया। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कन्वीनियंस होता है अपनी आसानी, अपनी राहत, अपनी आसूदगी के मुताबिक, अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए। तो ये वो सैम्पलिंग है जिसमें रिसर्चर अपनी मर्जी से जो है अपने टाइम को, अपने सैंपल को सिलेक्ट करता है कि मैंने इन लोगों से इस टाइम जाके डाटा इकट्ठा करना है। ये सिंपल है, यानी कि आप रैंडमली सिलेक्ट नहीं कर रहे होते कि मैंने रैंडमली कंप्यूटर टेबल के जरिए या स्ट्रेटिफाइड सैंपल के जरिए कोई सैंपल ले लिया। नो, इसमें रिसर्चर अपनी मर्जी से सैंपल इकट्ठा करता है। यानी अगर मैं सुपीरियर कॉलेज के स्टूडेंट का हैप्पीनेस लेवल देखना चाहूँ कि कौन कितना खुश है या सेटिस्फाइड है, तो मैं कहूँ यार मैं सब हर क्लास में से रैंडमली 5-5 लोगों से इंटरव्यू कर लूं, ये तो हो जाएगी रैंडम सैंपलिंग। और अगर मैं जाऊं, मैं कहूं यार नहीं, मैंने 2 बजे आना है और मैंने आपसे और आपसे और आपसे इन 3 लोगों से मिलना है और इंटरव्यू लेना है, ये है कन्वीनियंस सैंपलिंग। जब मुझे ऑलरेडी पता हो मैंने इस बंदे के पास जाना है और अपने टाइम के मुताबिक इंटरव्यू ले लेना है, डाटा इकट्ठा कर लेना है अपनी सहूलत के मुताबिक, तो वो कन्वीनियंस सैंपलिंग होती है। ठीक है जी, यानी राइट प्लेस, आपकी प्लेस, आपका टाइम रिसर्चर अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लेता है। समझ आ गई जी? जी सर। अच्छा, उसके बाद है जजमेंट सैंपलिंग। इसका नाम दूसरा परपोजिव सैंपलिंग भी कहते हैं इसको, इसी जजमेंटल सैंपलिंग को कहता है। जैसे इसका नाम से ही जाहिर है, जजमेंट का मतलब होता है फैसला करना। जजमेंटल सैंपलिंग इसमें क्या है, दिस इज फॉर्म ऑफ कन्वीनियंस सैंपलिंग, अदरवाइज कॉल्ड एज परपोजिव सैंपलिंग। दूसरा नाम है बिकॉज द सैंपल एलिमेंट्स आर चूजन सिंस इट इज एक्सपेक्टेड दैट दे कैन सर्व द रिसर्च पर्पस। सिर्फ उन लोगों को सिलेक्ट किया जाता है जिसका रिसर्चर का ख्याल है कि ये रिसर्च के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। ठीक है, जो अच्छे साबित नहीं हो सकते उनको सिलेक्ट नहीं किया जाता। कहता है द सैंपल एलिमेंट्स आर चूजन बेस्ड ऑन द जजमेंट दैट प्रिवेल्स इन द रिसर्चर्स माइंड अबाउट द प्रोस्पेक्टिव इंडिविजुअल। ये अपनी उस जजमेंट की बेस पे हर एक बंदे के पास, उसके पास जाता है कि ये बंदा मुझे ठीक इंफॉर्मेशन दे सकता है, तो इसी के पास जाना चाहिए, इसी से डेटा इकट्ठा करना चाहिए। वो रैंडमली कोई बंद के पास नहीं जाता कि कोई भी टेबल ने जनरेट कर दिया तो अब उनके पास चले गए। नो, वो अपनी मर्जी से, अपनी अकल, अपनी समझ के मुताबिक उन लोगों के पास जाता है जो उसको अच्छा डाटा दे सकते हैं, अपनी जजमेंट के ऊपर, अपनी विजडम के ऊपर। ठीक है जी, ये जजमेंटल सैंपलिंग है। आगे इसको आप पढ़ेंगे तो आपको इजी हो जाएगा, ना हुई तो फिर मैं भी इधर ही हूं। कोटा सैंपलिंग, कोटा वैसे कहते हैं कि किसी खास चीज मखसूस कर लेना, कोट इसी से इसका नाम है। कहता है जी कोटा सैंपलिंग इज अनदर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। हम नॉन प्रोबेबिलिटी चूंकि पढ़ रहे हैं। इट अटेम्प्ट्स टू एंश्योर दैट सैंपल चूजन बाय द रिसर्चर इज रिप्रेजेंटेटिव बाय सेलेक्टिंग एलिमेंट इन सच अ वे दैट द प्रोपोर्शन ऑफ the sample elements possessing a certain characteristics is approximately the same as proportion of element with the characteristics in the population। यानी, बल्कि मैं आपको आगे पढ़ के कंप्लीट एंड पे लास्ट है, अच्छा स्नोबॉल है, खत्म करता हूं। फिर कोटा सैंपलिंग इज viewed as 2 stages restricted judgmental sampling technique। ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, 2 स्टेजिड रिस्ट्रिक्टेड जजमेंटल सैंपलिंग, इसका ये दूसरा नाम भी है एक तरह से। 2 स्टेजेस होती हैं इसमें। द फर्स्ट स्टेज कंसिस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रोल कैटेगरीज और कोटाज ऑफ पॉपुलेशन एलिमेंट। जिस पॉपुलेशन से आप डाटा लेना चाहते हैं उसके पहले आपने कुछ कैटेगरीज बना ली, कुछ खास कोटा मखसूस कर लिया। कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व एज, सेक्स, रेस आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट। उसका आपने कोटा बना लिया, उसकी उम्र के लिहाज से, उसके जेंडर मेल फीमेल के लिहाज से, उसकी रेस के लिहाज से, वो ब्लैक है, वाइट है, एशियन है, पाकिस्तानी है, अमेरिकन है, रेड इंडियन है,
रशियन है, डच है, फ्रेंच है, इटालियन है, whatever. Then the distribution of these characteristics in the target population is determined. अब कितनी पाकिस्तानी है, कितने एशियन है, कितने रोमेनियन है, कितने फ्रेंच हैं, कितने डच हैं पूरी पॉपुलेशन में, वो आपने काउंट कर लिया। 50 बंदे डच हैं, 500 बंदे पाकिस्तानी हैं, तो आपने मखसूस कोटा दे देना है कि पाकिस्तानी और फ्रेंच की रेशो ताकि डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बहुत कम है और पाकिस्तानी बहुत ज्यादा है। तो आपने मखसूस कोटा दे देना है, एक मखसूस उनको अलहदा कर लेना है, 50 पाकिस्तानियों को और 50 फ्रेंच को। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इन टारगेट पॉपुलेशन इज डिटरमिन। वो हमने देख लिया कि फ्रेंच कम थे, पाकिस्तानी बहुत ज्यादा थे। समझ रहे हैं बात को? Yes, जी। sir. देन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कहता है फॉर एग्जाम्पल द रिसर्चर मे यूज कंट्रोल कैटेगरीज in that she tends to study 40% of men and 60% of women in a population. Sex is the control group and percentages fixed are the quotas. यानी अब किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे, जैसे मैंने तो एथनिसिटी की बेस पे कहा ना, फ्रेंच और पाकिस्तानी, इसने जेंडर की बेस पे कह दिया, कोटा बना लिया, जेंडर की बेस पे 2 कोटास बन गए, एक मेल एक फीमेल। उसने कहा जी मैंने 60% मेल को लेना है, 40% फीमेल को लेना है। टोटल पॉपुलेशन में से 1000 की पॉपुलेशन थी, बीच में से फर्ज कर लें 400 फीमेल्स थी, 600 मेल्स थे, तो उसने 60% मेल ले लिए, कोटा ले लिया, 40% फीमेल का कोटा ले लिया, और उनके ऊपर फिर डाटा एनालिसिस। ये तो एक स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या हो गया, in the second stage sample element are selected based on convenience or judgment. अब जब उसने 2 कोटास बना लिए कि 60% फीमेल मेल, 40% मेल फीमेल, या 40-60 उल्ट भी कर लें, तो जो 2 कोटास बन गए, उसके बाद अब कितनी मैंने उस 60% फर्ज करें 50 फीमेल उसमें आ गए और 80 मेल आ गए। अब उसमें 80 का 60% वो ले लेगा मेल्स और 50 का 60% ले लेगा फीमेल्स। फर्ज कर लें 35 आता है तो 35 फीमेल्स ले लेगा, और 80 का 60% फर्ज कर लें 65 आता है तो 65 मेल ले लेगा अपनी जजमेंट के ऊपर। ये अब उसकी अपनी वो है कि वो 60% मेल लेता है, 40% मेल लेता है, ये उसकी, चूंकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है तो रिसर्चर अपनी मर्जी से ले रहा होता है, तो ये उसने उस तरह से उनको लेके तो डेटा रन कर देता है उसके ऊपर। 2 स्टेप आते हैं, पहले कोटास बनाए जाते हैं, फिर हर कोटे में से अपनी जजमेंट, अपनी कन्वीनियंस की बेस के ऊपर एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए जाते हैं और उनके ऊपर डेटा रन कर दिया जाता है। बात समझ आ गई कि नहीं आई, या कंसेप्ट मिक्स हो रहे हैं? जी भाई सर आ रही है समझ। गुड हो गया। उसके बाद आखिरी है स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग से एक आप मिसाल याद रखिए, स्नोबॉल कहते हैं बर्फ का गोला। अच्छा, दिस इज अनदर बर्फ का गोला। इसका ये नाम क्यों रखा गया है ये भी आपके सामने आ जाएगा कि इसका ये अजीब सा नाम स्नोबॉल सैंपलिंग क्यों है, अभी आपके सामने ये आ जाएगा। कहता है दिस इज अनदर पॉपुलर नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक वाइडली यूज स्पेशली इन द एकेडमिक रिसर्च। एकेडमिक रिसर्चेस में कहता है कि ये ज्यादा यूज होती है। इन दिस टेक्निक एन इनिशियल ग्रुप ऑफ रिस्पोंडेंट इट सेलेक्टेड। एक ग्रुप को शुरू में आपने सेलेक्ट कर लिया, यूजुअली एट रैंडम, रैंडमली एक ग्रुप को सेलेक्ट कर लिया शुरू में। आफ्टर बीइंग इंटरव्यूड दीज रिस्पोंडेंट्स आर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई अदर हु बिलोंग टू टारगेट पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। आपने एक ग्रुप से इंटरव्यू किया और उसके बाद उन्हीं से पूछा कि और लोग कौन हैं आपके ख्याल में जो आपके हम ख्याल हैं, जो आप जैसी सोच रखते हैं, ताकि उनसे भी इंटरव्यू लिया जाए। ठीक है जी। फिर सब्सिक्वेंट रिस्पोंडेंट्स आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द सेलेक्टिव ग्रुप मेंबर। जो सब्सिक्वेंट रिस्पोंडेंट्स हैं, जो बाद में जिनसे आप इंटरव्यू करते हैं, वो किस तरह सेलेक्ट किए जाते हैं? जो पहले ग्रुप मेंबर थे उनकी राय के ऊपर, जिनसे आपने पूछ लिया था, जिनसे आपने इंटरव्यू ले लिया था पहले। समझ आ रही? एक इनिशियल ग्रुप को इंटरव्यू किया, उनसे राय ली कि आप
के ख्याल में इस इंटरव्यू के लिए कौन से लोग मौजूद हैं, या जिनकी थिंकिंग आप जैसी है, जिनका नॉलेज आप जैसा है, जिनके इंटरेस्ट आप जैसे हैं। तो फिर सब्सिक्वेंट मेंबर यानी दोबारा जो लोग उन्होंने बताए हुए तो दोबारा इंटरव्यू उनसे किया गया। द ग्रुप मेंबर्स मे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ अदर प्रोस्पेक्टिव रिस्पोंडेंट्स। तो जो ग्रुप मेंबर हैं जो जिनसे आपने इंटरव्यू किया, वो अपनी इंफॉर्मेशन की बेस पे आपको बता देंगे, अपनी क्वालिफिकेशन की अंडरस्टैंडिंग के बेस पे, कि वो जो फला लोग हैं दे आर बेटर क्वालिफाइड कि वो आपके इंटरव्यू में इन चीजों के आंसर दे दें। दिस मेथड इन्वॉल्व प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स। इसमें दोनों आ जाते हैं। पहले प्रोबेबिलिटी के थ्रू आपने पहला ग्रुप सिलेक्ट किया, उसके बाद नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक आ गई। क्यों? क्योंकि उन लोगों के कहने पे आपने दूसरे लोग सिलेक्ट किए। वो रैंडमली सिलेक्ट नहीं हुए, वो उनके कहने पे हुए। और इसमें मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी, मुझे फाइनेंशियल एनालिसिस के ऊपर, या मुझे मैं बैंक स्टेटमेंट में और कैश बुक, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ी हुई है ना आपने? यस सर। हाँ, तो मैं कहता हूँ कैश बुक और पासबुक में फर्क क्यों आ जाता है अक्सर। तो मैं आपकी क्लास में से 5 लोगों से इंटरव्यू लेता हूँ, आपने मुझे आंसर दिए, फिर मैंने कहा जी और लोग कौन हो सकते हैं जो ये पासबुक और जो है कैश बुक, इनके ऊपर मुझे इंटरव्यू दे सकें। तो आप अपनी डिस्क्रिप्शन के ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर कह सकते हैं सर फलां स्टूडेंट है उसने भी एमकॉम किया हुआ है, फलां स्टूडेंट है उसने बैंक में जॉब की हुई है। तो आपकी बेस के ऊपर मैं उनसे इंटरव्यू लेता हूँ, वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बन जाएगी, क्योंकि आपके कहने पे उनके पास गया, वो प्रोबेबिलिटी तो नहीं रही ना, वो नॉन प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि उसमें इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन सबको नहीं दिए गए, आपके कहने पे उनको सिलेक्ट कर लिया गया। तो इसको स्नोबॉल सैंपलिंग कहते हैं। जैसे एक बर्फ का गोला है, वो पहाड़ से गिरता है ना, वो पहले छोटा होता है। पहले एक छोटा सा मेरे पास ग्रुप था आपके 2-3 स्टूडेंट्स का, आपके 2-3 ग्रुप्स में मुझे और स्टूडेंट बताए, वो 2-3 से 10-12 स्टूडेंट चले गए। 10-12 ने सब ने 2-2 और बता दिए, तो 10 की बजाय 20 हो गए। 20 से भी मैंने कहा जी और कौन लोग हो सकते हैं आप, उन सब 20 ने भी 2-2 बताए, तो वो कितने हो गए? 40 हो गए, डबल हो गए। ठीक है जी। तो ये स्नोबॉल है, जैसे एक स्नोबॉल गिरती है पहाड़ से, वो छोटा सा गोला होता है, वो जैसे जैसे रोल डाउन करता जाता है वो बड़ा 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 बेस तक आते हैं, वो इतना बड़ा हो जाता है। तो इसलिए इसको स्नोबॉल कहते हैं। एक ग्रुप से इंटरव्यू लिया प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की बेस पे, फिर उसकी राय के ऊपर बेस करते हुए बाकियों से इंटरव्यू लिया, तो वो बढ़ते जाते हैं मेंबर्स। बात समझ आ गई जी? क्लियर हो गया जी? तो जी सर। जी ज़ुहरफ कहाँ पे है भाई? उसकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? सिर्फ अरीबा ही बोल रही है। मैंने बोला, अच्छा मैंने बोला जी सर। और फैजान किधर है भाई? फैजान कहाँ पे है? वो चुप्पी करो सर, क्या है वैसे। फैजान मेरा ख्याल है गायब हुआ है कहीं। नहीं सर, मैं यही हूँ। नहीं नहीं, फैजान इधर ही है भाई। फैजान बड़ा खामोशी से बोला है। रखा हुआ है ना आज। नहीं, फैजान सबसे ज्यादा वो मेरा ख्याल है ऑब्जर्व करके सुन रहा है, देख रहा है। चलो जी फैजान, आपका भी मुझे वो हुआ कि आप भी मौजूद हैं, वेलकम आपको भी। तो ये था जी हमारा यूनिट नंबर 3 खत्म हो गया। बड़ा अहम क्वेश्चन है फैजान, आप भी इसको निशान लगा लें, लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता होता है। प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है जी बेसिकली ये। तो इसको आप वो देखें अच्छे से। और अभी थोड़ी सी आप ब्रेक ले लें कुछ 10-1 मिनट की। ई कॉमर्स का हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे, मेरी अपनी दरअसल एक वर्कशॉप स्टार्ट हो जानी है 3 बजे, तो उसको मैं आपको जल्द क्लियर करवाऊंगा। आप इसको अभी देखें और 10-1 मिनट, 2:10 पे मैं आपके पास दोबारा आ जाऊंगा। ठीक है जी? ओके सर। ओके जी, फिर सबको जी अल्लाह हाफिज।